रेजा साहब, ये जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में जो एक मिली जुली जो एक खेल है या फिर जो एक बोला जा रहा है कि उन पे जो ये जो उन पे जो इल्जामात लग रहे हैं कि वो लोग एक साथ है, एक होके काम कर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं ऐसे कि वो अलग है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम अगर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जो इल्जामात है। तो आप इसको, इस विषय को आप कैसे देख रहे हैं कि सही में ऐसा है? और एक और प्रश्न आपसे है मेरा, जो ये जो सरकारें हैं, जितने भी सरकारें हैं, ये लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? आम आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? सिर्फ ये जो प्रकल्प है, लक्ष्मी भंडार हो या फिर प्रधानमंत्री की आवास योजना हो, सिर्फ यही तक है? या फिर लोगों को अगर सटीक तरीके से अगर क्या कहें, हम काम देने लगे, अगर हम उनको जॉब्स देने लगे, वो अगर ऐसे सोचे, काम देने लगे लोगों को, तो ऐसे प्रकल्पों को तो जरूरी भी नहीं होगा ना। देखिए, पहला सवाल है कि बीजेपी और टीएमसी के रिश्ते के बारे में आपने सवाल पूछा जी। देखिए, एक चीज तो हमेशा आपको याद रखना है, हिंदुस्तान में दो बड़ी पार्टी है जी, एक बीजेपी, दूसरा कांग्रेस। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, और भी इस छोटे छोटे स्टेट्स है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट बीजेपी का जो मुकाबला करने वाली पार्टी है ना, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल नहीं है। आज भी जब लोकसभा में देखेंगे तो कांग्रेस के पास एमपी ज्यादा है जी। मगर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हिंदुस्तान की सियासत में जो है ना, कभी भी थर्ड फ्रंट कामयाब नहीं हुआ है। हम बहुत जमाने से थर्ड फ्रंट का नाम सुन रहे हैं, इस बार आएगा। ये इलेक्शन के टाइम में जब थर्ड फ्रंट तैयार होता है, कोई थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, कोई नया विकल्प के लोकसभा के इलेक्शन में बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली बोलिए या अनऑफिशियली बोलिए, वो बीजेपी की बी टीम होकर के भी काम करती है। और एक अहम बात, एक चीज याद रखना है कि 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू उधर आंध्र प्रदेश से आ गए थे, इधर हमारी दीदी भी आ गई थी। तो ये अगर वाकई में ये लोग सब बीजेपी के घोर विरोधी है, बीजेपी के साथ अगर वाकई में ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी 2024 में नहीं आवे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी थोड़ा सा लचक पैदा करना पड़ेगा कि जहां पर जो पार्टी, जैसे बंगाल में टीएमसी है तो टीएमसी को अपर हैंड दे, बिहार में आरजेडी है तो आरजेडी को अपर हैंड दे, और आप हम चले जाते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी है तो वहां पर उसको अपर हैंड दे, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है उड़ीसा में, उनको अपर हैंड दे। तो इस तरीका से अगर ये लोग सब बीजेपी आइडियोलॉजी के खिलाफ है या उनको मजहब की राजनीति करते, वो सत्ता पे काबिज कर लेते, अगर सबका मुद्दा वाकई में एक है कि हम बीजेपी को शिकस्त देना चाहते, हराना चाहते हैं, तो कांग्रेस को भी यहां पर दिल को बड़ा करना पड़ेगा। तो जहां पर जो पार्टी है उसको जगह देना होगा, अपर हैंड देना होगा, उसके साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। और जहां जहां कांग्रेस है, इस छोटी छोटी पार्टियों, ओरिजिनल पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है वहां पर फ्रंट लाइन में आकर के कांग्रेस का सपोर्ट करें। ऐसा नहीं वहां कैंडिडेट दे दे, ये दे दे, वो दे दे। अब गोवा का हाल आपके सामने में है, 6% टीएमसी वोट है। अगर वहां टीएमसी कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से अलायंस कर लेती तो एक दो एमएलए भी उसके आ जाते। कांग्रेस, आज गोवा में सरकार कांग्रेस की होती। तो ये सारी बातें अपनी जगह में है, मगर ये सच्चाई है कि आप अगर वाकई में बीजेपी को शिकस्त देना पाते हैं तो एक जो फ्रंट बना हुआ है कांग्रेस के बैनर पर, इसलिए कि मेन जो अपोजिशन है हिंदुस्तान में आज भी कांग्रेस है, तो हम कांग्रेस को नजरअंदाज करके, कांग्रेस को छोड़ करके अगर कोई भी विकल्प बनता है तो वो हमारे ख्याल से कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस किस्म के जो बुद्धिजीवी हजरात है, जो दानिश्वर हजरात, इस किस्म की बातें आ जाती। देखिए, हम ममता बनर्जी साहिबा के ऊपर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मगर क्या है कि जनता सोच लेती है कि कभी कुछ काम ऐसे हो जाते, वो हो जाते हैं। बीजेपी बड़े फाइटर है, बड़े पैमाने पर लड़ सकती। कांग्रेस चाहे कि नहीं टीएमसी के साथ यहां पर अलायंस कर ले, अब बड़े पैमाने पे जो है इनको जिम्मेदारी दे कि आपको ईस्टर्न इंडिया का काम देखना है, इस तरीका से देखना है, जहां मजबूत है। तो ये 42 सीट है, मैं वादा करता हूं 1-2 सीट के लिए बीजेपी आ नहीं सकती है। ये 42 के 42 सीट आ जाएगी, ये समझिए कि जो भी फ्रंट बनेगा। तो इस तरीका से है, इसलिए कि लोग परेशान तो है, लोग तो जूझ रहे, मगर वोटों का जो डिवीजन इतना होता है ना, आप यूपी का इलेक्शन देख लिए, कहीं पर 2000 से हारा, कहीं पर 3000 से, कहीं 1500 से। वहां पर अवैसी जी 100 सीट में खड़ा किया था, अवैसी जी ने भी सीट काटा, और 8% जो वोट, जो दलित वोट का था बीएसपी का, डायरेक्ट बीजेपी में शिफ्ट हो गया। किस तरीके से शिफ्ट हुआ, नहीं शिफ्ट हुआ, तो समझिए कि बीएसपी भी यूपी में वोट कटवा पार्टी बन चुकी है।
तो ऐसी सूरत है, ये समीकरण जो बदल रहा है, ये लोग बीएसपी क्या है, इलेक्शन से पहले पूरे लॉकडाउन कोरोना काल में एकदम साइलेंट मोड में थी और अचानक आ गई, पूरे 403 सीट पे खड़ा कर दी। अवैसी साहब जो है, मैं अवैसी साहब के लिए कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूं, अवैसी साहब की जिम्मेदारी बनती है, आप जो है तेलंगाना स्टेट से आते हैं, आपके बगल में जो है आंध्र प्रदेश स्टेट है, वहां पर अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले वहां पर अपने आप को विकल्प कीजिए। और बाकी चीज अगर कहीं पर अगर जाते 1000 2000 3000 वोट लेके, तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि डेमोक्रेटिक सोशल पार्टियां जो है उनको नुकसान पहुंचता है, वो बीजेपी को जिताने में। वो आप नितिन गडकरी का आपने 2 दिन पहले बयान सुना होगा कि अगर ये एमआईएम लड़ रहे हो या टीएमसी लड़ रहे हो या कोई भी पार्टी अगर ये लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती है। तो ये मेरा बयान नहीं, ये नितिन गडकरी साहब जो है वो बड़े चैनल के अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा। तो ये सारी बातें, पहला सवाल का जवाब आपको ये हो गया कि इस तरीके से सवाल उठते। दूसरा सवाल आपका था कि क्या दूसरा सवाल था आपका? जी, मेरा दूसरा सवाल जो ये था कि जो ये जो प्रकल्प है, केंद्रीय प्रकल्प है या फिर राज्य में जो प्रकल्प दिए जा रहे हैं, लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो या फिर केंद्रीय प्रकल्पों की तरफ अगर हम नजर रखें कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब जो प्रकल्प है, इनके वजह अगर लोगों को अगर कर्म संस्थान दिया जाए, सटीक कर्म संस्थान दिया जाए, तो इन प्रकल्पों की तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। एकदम, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, मतलब हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो ये हम बातें जरूर करते हैं, मगर वो आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा कैसे, इसके ऊपर हमारे पास कोई योजनाएं नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर जब आप जानते हैं कि आपको हम रोजगार नहीं देंगे, आपको कारोबार नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, तो सबसे पहले इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि उसके घर में 2 वक्त का अनाज मिल जाए, दाना मिल जाए, कि अपने भूख को मिटा सके। तो लोग कारोबार के बारे में कम सोच रहे हैं, भूख को मिटाने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, हालत खराब है, नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं, वक्त को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस सारे जो स्कीमें वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो जनता इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। पूरे 5 घंटा 6 घंटा लाइन लगा करके जो है 5 किलो 2 किलो 4 किलो जो है समझिए दाना रिसीव करती है, और उसको जब 500 रुपया लगाती है, दिन भर 5 घंटा 10 घंटा बर्बाद कर देती है। ऐसी सूरत एक ऐसा सिस्टम इसको बनाया जाए कि लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो, लोगों का कारोबार भी भरे, बिजनेस भी भरे, अकाउंट सिस्टम हो, डायरेक्ट अकाउंट में चले जाए। आप स्क्रूटनी करवाइए, घर घर जाइए। आप वोट लेने के लिए घर घर जाते हैं कि नहीं? हर व्यक्ति तक वोटर के पास पहुंचते हैं कि नहीं? तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम, इसलिए कि हमारे देश में पंचायत राज है। पंचायत राज का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हर इंसान जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पंचायत राज के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा, वक्त बर्बाद ना करे। और जो स्टेट के पास भी है, जैसे पंचायत के लोग हैं, काउंसलर्स हजरात है, तो ये लोग की भी जिम्मेदारी बनती है हर व्यक्ति तक पहुंचाए, डायरेक्ट पहुंचाए। और उसके लिए बिजनेस कारोबार कैसे बढ़े, स्टेट में जो है इंडस्ट्री कैसे आए, स्टेट में कारोबार कैसे हो, इसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा। अगर हम इसके ऊपर ध्यान न देंगे तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। हमारे देश में युवा बहुत है, यूथ बहुत है, हमारे यूथ के पास काम क्या है, रोजगार है कि नहीं, उसके पास काम मिल रहा है कि नहीं। हमारा देश का यूथ जो है फॉरेन कंट्री में जाके, अलग अलग कंट्री में जाकर के काम करा। यूथ के पास टैलेंट की कमी नहीं, यूथ के पास कमी है तो रोजगार की कमी है, उसके पास जो है एम्बिशन की कमी है, उसके पास लोग कुछ दे नहीं रहे, कुछ पा नहीं रहे। गवर्नमेंट को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यूथ को, नौजवानों को लोन वगैरह भी फराहम करे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख। आप लोन लेने, देखिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करते हैं कि हम यूथ को लोन देंगे, मगर लेने जाइए आपको मिलेगा नहीं सेंटर। तो ये सारी परेशानी है, ये उसी वक्त दूर हो जाएगी जब पंचायत राज के सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन किया जाए, और काउंसलरशिप की भी जो सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतरीन कर दिया जाए। और डायरेक्ट जो है राजीव गांधी जहां साहब का एक जमाना था, उनका कहना था कि हम जो भी चीज देते हैं डायरेक्ट हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच पा रहा, वो जिम्मेदारी। तो ये सब सारे चीज सिस्टम को अगर ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक भला नहीं होगा। उसी वक्त तक हम जो है 2 किलो 4 किलो 5 किलो 500 रुपया के लिए यूं ही लाइन लगाते रहेंगे, टाइम की बर्बादी करते रहेंगे। हम गरीब थे, हमारे बच्चे गरीब होंगे, हमारी औलादें गरीब होंगे। तरक्की कैसे करेगा, इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना पा रहा है। ये सबसे बड़े ये देश के लिए नुकसानदेह बातें हैं।